इंडिया गठबंधन के नेताओं का आज माया नगरी मुंबई में जमावड़ा लगा है। 28 पार्टियों के 62 नेता महाराष्ट्र की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने से कैसे रोके, इस बात पर मंथन करेंगे। विपक्ष की इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए कई दावेदार सामने आ गए हैं, तो वहीं राज्यों में अलग अलग जंग छिड़ी हुई है। उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन रनर अप फॉर्मूले पर काम करने वाला है और अगर ये फॉर्मूला काम कर जाता है तो बीजेपी और मोदी को हराना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। हालांकि विपक्षी गठबंधन की बात करें, विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक दलों में अपने अपने नेताओं का नाम आगे करने की होड़ मची हुई है। मुंबई बैठक से ठीक एक दिन पहले की बात करें तो प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदारों के नाम सामने आ गए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम आगे कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने अखिलेश, तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी पीएम पद के लिए सामने आ चुका है। नीतीश कुमार की दावेदारी भी चर्चा में रही है। हालांकि बेंगलुरु में बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि कांग्रेस की सत्ता या फिर पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद टीएमसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया था। विपक्षी गठबंधन के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है वो है पीएम फेस की रार। इस सब के बीच ये बहस छिड़ गई है कि सीट शेयरिंग का मसला कैसे सुलझेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुंबई बैठक से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एक बयान आया था। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार ने संयोजक पद के लिए अपनी दावेदारी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, संयोजक कोई और बनेगा, हम तो बस ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि मुंबई की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा ज़रूर होगी। नीतीश के इस बयान के बाद खबरें आई कि विपक्षी दलों ने ऐसी 450 सीटें चिन्हित कर ली हैं जहां साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इनमें उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें शामिल नहीं हैं। इन तीनों राज्यों की प्रमुख पार्टियों की बात करें तो उड़ीसा की सत्ताधारी नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, तेलंगाना से केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी वाईआरएस कांग्रेस में से कोई भी पार्टी विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं है। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से साझा उम्मीदवार उतारने के लिए 450 सीटें चिन्हित कर लिए जाने की खबरों के बाद फॉर्मूले को लेकर कयासबाजियों का दौर तेज हो गया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि इसके लिए विपक्षी दल 2019 के चुनाव परिणामों को आधार बनाने की तैयारी में है। अटकलें हैं कि सीट बंटवारे के लिए 2019 चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर रनर अप फॉर्मूले पर बढ़ने की बात चल रही है। राज्य दल से ऊपर उठकर विपक्षी पार्टियां इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती हैं कि 2019 में जो पार्टी जो सीटें जीती थी वो सीटें उसे ही दी जाए। साथ ही जिन सीटों पर जिस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे वो सीटें भी उसी पार्टी को दी जाए। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सीट शेयरिंग के रनर अप फॉर्मूले से कांग्रेस या क्षेत्रीय दल किसे अधिक फायदा होगा। इसे समझने के लिए 2019 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करना ज़रूरी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 422 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 19.7% वोट शेयर के साथ 52 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के उम्मीदवार 209 सीटों पर दूसरे और 99 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे थे। रनर अप फॉर्मूला अगर सीट बंटवारे का आधार बनता है तो कांग्रेस के हिस्से में 261 सीट आएंगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सत्ताधारी टीएमसी ने 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 22 सीटें जीती थी। टीएमसी के उम्मीदवार 19 सीटों पर दूसरे और 3 सीटों पर तीसरे नंबर पर थे। इस तरह टीएमसी के हिस्से गठबंधन में 41 सीटें आ सकती हैं। यूपी की समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और 31 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। समाजवादी पार्टी इस फॉर्मूले के तहत 36 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने 16 सीटें जीती थी।
एक सीट पर जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस फॉर्मूले पर अगर सीट शेयरिंग की बात आती है तो 16 सांसदों वाली जेडीयू को 17 और 0 सांसदों वाली आरजेडी को 19 सीट मिलेंगी। लोकसभा के पिछले चुनाव में शिवसेना के 18 उम्मीदवार जीते थे। 3 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 15 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह देखें तो रनर अप फॉर्मूले के तहत शिवसेना को 21 और एनसीपी को 20 सीटों पर दावेदारी मिलती है। डीएमके को 23, सीपीआईएम को 16, सीपीआई को 6, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3-3, सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिलेगी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी को भी 1 ही सीट मिलेगी। रनर अप फॉर्मूले को राजनीति के कई जानकार भी सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें भी कई पेच हैं जिन पर सहमति बन पाना मुश्किल माना जा रहा है। ममता बनर्जी जहां गठबंधन की नींव पड़ने तक ये कहती रही कि कांग्रेस 200 सीटों पर लड़े, रनर अप फॉर्मूले से पार्टी की 261 सीटें पहुंचती हैं। कांग्रेस ओवरऑल ठीक स्थिति में नज़र आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो 1 सीट पर सिमटती नज़र आती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, लेकिन उसके हिस्से बस 3 ही सीट आएंगी। लेफ्ट की पार्टियों को पश्चिम बंगाल में 1 भी सीट नहीं मिलेगी। जो जहां मजबूत वो वहां लड़े का फॉर्मूला देने वाली ममता बनर्जी के लिए रनर अप फॉर्मूला भी मुफीद है। ममता की पार्टी को इस फॉर्मूले से 41 सीट मिलेंगी। बिहार में जेडीयू को 17 और आरजेडी को 19 सीट मिलेंगी। अखिलेश यादव को 36 सीट मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादातर सीटें एनसीपी और शिवसेना के बीच बंट जाएंगी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पीडीपी, लेफ्ट पार्टियां इस फॉर्मूले पर सहमत हो पाएंगी।